नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिए थे फर्स्ट शिफ्ट का। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट। 17 अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, साइंस का और जीके जीएस का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश दिशाएं निरूपित करती है। मतलब कौन सी दिशाएं निरूपित करती है? तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा अंगूठा, ये रहा तर्जनी और ये रहा मध्यमा। ठीक है, अब इस तरह से हाथ का 3 उंगली है। तो इसको याद रखने का ये पिछले क्लास में भी हम बता दिए हैं, यानी कि जो शिफ्ट 1 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी बता दिए। तो आप लोग 4 उंगली, अंगूठा को छोड़ दीजिए और अब जो बचा जो 4 उंगली है उस पर से किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या पकड़ पाते हैं? नहीं। तो हम लोग को बल कहाँ से मिलता है? इसको पकड़ने के लिए बल हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो अंगूठा से। यानी कि हमेशा अंगूठा को बल की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, ये वाला उंगली देखिए, ये वाला उंगली ये करता है किसको? ये करता है चुंबक के क्षेत्र को। चुंबक के क्षेत्र, चुंबक क्या करता है? चुंबक क्या करता है? चुंबक की किसी भी चीज़ को खींचता है। अच्छा, बचपन में हम लोग 2 चीज़ करते थे। एक तो दोस्ती होता था किसी से, तो इस उंगली को, जो 2 लड़का में झगड़ा हो गया उसको दोस्ती करवाना रहा तो इसी उंगली को दोनों को इस तरह मिलाया जाता था कि हाँ दोस्ती। और जो सबसे छोटी वाली उंगली रहता था उससे होता कट्टी, कट्टी और दोस्ती। तो दोस्ती इससे होता था। तो इस तरह से याद रखो, दोस्ती का मतलब एक दूसरे को खींचना मतलब चुंबक। अब ये दोनों याद हो गया, बल का याद हो गया, चुंबक की याद हो गया। तो धारा का दिशा अपने आप ही, बड़ी वाली जो उंगली होता है वो धारा की दिशा यानी कि मध्यमा। तो आप लोग अब यहाँ से आराम से कर लोगे कि अंगूठा क्या था? बल की दिशा, और तर्जनी क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो बल और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधों में गैसीय विनिमय यानी कि गैस का जो एक्सचेंज होता है में सहायक भाग कौन सा है? जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये जो होता है गैसों का एक्सचेंज, वो किस भाग में होता है ये पूछा गया। तो ये होता है रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा होता किस तरह से? देखिए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये बीन के शेप का 2 इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से पत्तियों में देखते होंगे। जब आप पत्ती को पलटोगे, सीधा पार्ट जो चिकना वाला पार्ट होता है वो नहीं, जो पलटोगे जिसमें रेसा रहता है और उसमें माइक्रोस्कोप से देखेगा तो इस तरह छोटा छोटा मिलेगा। तो ये जो 2 होता है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं रंध्र या फिर स्टोमाटा। ठीक है, ये खुलता है और बंद होता है, इसी से गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्टोमाटा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय मोटर का आर्मेचर, ये पूरा हम बता रखे हैं, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, आर्मेचर का भाग है। ठीक है, आर्मेचर का भाग है। तो देखिए कुंडली होता है, चुंबक नहीं होता है, और मृदु लोह कोर यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर भी होता है। तो ये नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और सी, ए और सी। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे मैं पूरा लिखा हुआ हूँ। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सा होता है ये, क्योंकि पिछले क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में पूरी तरह से बता दिए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट जो है ना, इसका ये जो भाग है ये मेन होता है, ये इसी से पूछा जाता है क्या है। और इसका जो आर्मेचर का जो पार्ट होता है ये होता है सॉफ्ट आयरन, कॉपर कॉयल, कम्यूटेटर और ब्रशेस। अच्छा, ये जो होता है आर्मेचर होता क्या? देखिए ये इस तरह से बना हुआ रहेगा, आपको दिखिएगा इस तरह से बना हुआ रहता है, और यहीं पे कॉपर का वायर लपेटा होता है। यही जो होता है ना सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ये कॉपर का वायर लपेटा होता है, इसी को बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह से समझ जाइएगा, क्योंकि ये पिछले क्लास में हम बता दिए। ठीक है, चलिए देखिए द VI ग्राफ, यहाँ पे एक VI ग्राफ दे रखा था आप लोग को एग्जाम में, मतलब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बुकलेट आया था उसमें 3 रेसिस्टेंस दे रखा था, R1, R2 और R3। तो आपको बताना है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1, R2 और R3 के बीच में कौन सा करेक्ट रिलेशन थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप NCERT में देखिएगा तो VI ग्राफ दिया है, यहाँ पे पलट दिया, IV ग्राफ कर दिया है। NCERT में आपको इस तरह मिलेगा VI ग्राफ इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पलट दिया है आप लोग को। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका I और यहाँ पे आ जाएगा V। और
अब हमको रिलेशन से देख के बताते हैं कि क्या किया था। तो यहाँ पे एक मिनट, ये R3 R2 सबसे, तो ये हो जाएगा R2, यहाँ पे एकदम इसी तरह से फिगर दे रखा था, यहाँ हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा R3। ठीक है, ये था फिगर, यही वाला फिगर था, ये था R3 फिर R1 फिर R2। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, आपको इस तरह से जो भी देगा ना, ये ओम का नियम का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो भी V के जितना नज़दीक रहेगा, जो भी रेजिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए R2 सबसे ज़्यादा हुआ, तो यहाँ देखिए R2 सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्या है R1, उससे कम R1, और सबसे कम किसका हो जाएगा R3 का, सबसे कम है R3 का। तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर B। अगर इसी चीज़ को हम पलट दें, अगर इसी चीज़ को हम पलट देते हैं, अगर हम इसको V बना देते हैं और इसको I बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो R3 सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, R1 उससे थोड़ा कम होगा और R2 सबसे कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बस जो भी V के नज़दीक रहेगा, जो R सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसी का होगा। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं आप, एक तरह से याद रखें, जो I के जो सबसे करीब होगा उसका कम रेजिस्टेंस होता है, दोनों में से। तो हम जो मैंने याद रखा हूँ वो आपको बताया कि V के जो जितना नज़दीक होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए अब जो रिएक्शन होता है ना, 3 तरह के मेनली हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये 3 तरह के रिएक्शन हम लोग मेनली पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है कि जब ऑक्सीजन को लेते हैं, आप लोग सांस लीजिए जोर से लिए, तो क्या है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन जब आपके शरीर में आ गया तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, बाकी सबको छोड़ दो। यानी कि ऑक्सीजन जब ले लिए तो हाइड्रोजन को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीजन को लेना और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसी के जस्ट उल्टा रिडक्शन रिएक्शन होता है कि ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब चलिए हम लोग समझते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिंक ZnO, Zn से O निकल जा रहा है, जब O निकलता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को निकालते हो तो रिडक्शन। जब यहाँ पे Zn से O को निकल जा रहा है और कार्बन में मिल जा रहा है, तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ले लिया, और Zn का रिडक्शन हो गया। तो ये क्रिया क्या रिडक्स हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए MnO, O से यहाँ पे देखिए MnO से ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है और किस पे जाके मिल रहा है, H2O बना दे रहा है यहाँ पे, और Mn में आके क्लोरीन मिल जा रहा है। तो यहाँ Mn का रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि H2O बन जा रहा है, पानी बन जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यहाँ पे हो जा रहा है। सोडियम में क्या जाके मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है, और ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन तो हम लोग लिखते नहीं, ऑक्सीजन के रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो इसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब हम लोग 4 वाला में देखिए क्या कहीं कुछ इस तरह हो रहा है, नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हाइड्रोजन को खोता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन खोते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोना है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कॉपर में हम लोग ऑक्सीजन लिया, और कॉपर ऑक्सीजन लिया और ये क्या बनाएगा, COO बना दिया। सोडियम में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग निकाल देते हैं तो Na+ बन जाएगा, Na+। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन को लेना, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को निकालना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसी तरह से जब कुछ पदार्थ में ऑक्सीजन को खोते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को भी लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन को निकाल के H2O बना दे रहा है यहाँ पे, इसका तो हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका रिडक्शन हो जा रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन और ये रिडॉक्स रिएक्शन दोनों ही कहलाएगा। जिस तरह से अब यहाँ पे देखो क्लोरीन में अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लेना क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो जा रहा है, और रिडॉक्स रिएक्शन हम बता दिए ये भी है, और वो जो ऊपर का 3 जो ऑप्शन में था वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन की क्रिया के समान होता है। देखिए साबुन, यहाँ पे गंदगी जो बोला ना, गंदगी स्पेशली आप लोग
तेल या फिर जो फैट से या वसा से जो लगता है ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग वसा को, फैट को जिस तरह से हम लोग को पित्तरस तोड़ता है, उसी तरह से साबुन भी ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन से पित्तरस को तोड़ा जाता है, यानी कि पित्तरस माफ कीजिएगा, वसा को तोड़ा जाता है। तो जब हम लोग कोई भी फैट लेते हैं तो उसमें जो फैट का जो ये बड़ा बड़ा गोला 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 टाइप का बनता है, अब इसी को छोटे छोटे गोला में तोड़ दिया जाता है, इसी को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर, यहाँ पे एक फिगर था, फिगर यहाँ पे नहीं बना पाए। ठीक है, तो आप लोग देखिए फिगर क्या था, यहाँ पे एक 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा था। ठीक है, और यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस था, एक तो था तुम्हारा कितना 4 ओम का, और एक था कितना 6 ओम का, बस यही वाला फिगर था, यही वाला दिया गया था। तो बोला गया कि 4 ओम के जो टर्मिनल होगा उस पर विभव यानी कि वोल्टेज क्या होगा, विभव कितना होगा। ठीक है, विभव पाद यानी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा ये बताना है। तो अब हम लोग ओम के नियम से सबसे पहले तो देख लो, ये सीरीज में है, इसको तो जोड़ दो, 10 ओम हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस मेरा फाइनल जो कुल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर हो तो ओम के नियम से अनुसार, तो V इक्वल टू आई आर करेंगे तो V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई तो है नहीं, हमको V पता है और R पता है, तो I बराबर कितना निकल जाएगा, V बटे R, तो V बटे R हो जाएगा। तो V मेरे पास कितना दे रखा है, तो V बराबर 5 वोल्ट दे रखा है, और R कितना दे रखा है, 10 पूरा निकाले अभी हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन 10, यानी कि कितना हो जाएगा 5 बटे 10, यानी कि 1 बटे 2, यानी कि 0.5 एम्पियर मेरा क्या निकल जाएगा, धारा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी बना के रखे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, ओम 10 ओम, और V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर V बटे R हो जाता है, 0.5 1 बटे 2 एम्पियर आएगा, यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब बोला कि 4 ओम वाले विभव में मतलब जो रेसिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई आर होता है ओम के नियम से, तो आई के वैल्यू हम लोग निकाले 0.5 होता है, 5 है, और आर में कौन सा आर, जो 4 ओम में आएगा, तो 4 ओम यानी कि 4, अभी तो कर दो, इसको हटाओ यहाँ से, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 दूगुनी 10, यानी कि 2 दूगुनी 4, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यही वाला यहाँ पे पूरा अच्छा से करके रखें, आप लोग देख लीजिए। जब शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन गैस जब इसे प्रवाहित करते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है। देखिए मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो ये बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्या सिर्फ यही बनेगा, ऑप्शन में देखिए सिर्फ यही बनेगा, नहीं, ब्लीचिंग पाउडर भी तो बनेगा, इसी को तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। एग्जाम में ऐसा नहीं था, ये हम ऑलरेडी हम इसलिए डालें ताकि आप लोग को ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं ये भी आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम में दूसरा दिया था, ठीक है, ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को हम हटा के यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दे दिया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए ब्लीचिंग पाउडर का देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, इसका कीटाणुनाशक कपड़े में जो हम लोग ब्लीचिंग करवाते हैं ना, वो उसके लिए किया जाता है। पाउडर को जब ये क्लोरीन गैस, इससे जो अच्छा ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस का गंध निकलता है, क्योंकि क्लोरीन गैस पास करते हैं तभी बनता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा लैंगिक प्रजनन का उदाहरण, लैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए विखंडन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, द्विविभाजन और मुकुलन यानी कि बडिंग, बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों ही होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्राफ्टिंग क्या होता है, क्राफ्टिंग होता है, हम लोग आमतौर पे इसको जानते हैं किस तरह से, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कलमी। देखते हैं एक पौधा का कोई टहनी जो अच्छा मान ली जाए, ये पौधा अच्छा फल देता है, तो इसका एक टहनी काट दिए और जो पौधा में खराब रहता है उसमें एक डाल दिए, अब उसमें भी अच्छा होने लगता, तो इसको कलमी बोलते हैं हम लोग आमतौर पे, कलमी, तो इसको बोलता है कलमी बोला जाता है, जिसमें काट के किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है, बिल्कुल गलत। सोडियम कार्बोनेट का नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं।
ठीक है। सोडियम आप लोग का एक कमेंट कीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो हमको लिख के आप लोग बताइएगा क्या फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला, ठीक है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट में जल में घोलने पर तथा क्रिस्टलीकरण करने पर क्रिस्टल में 10 अणु वाला धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल ये भी सही, ये सही है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ए गलत है बी सही है, ए सत्य है यहाँ पे हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है, ये आपका चौथा नंबर का हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित चित्र, यहाँ पे एक चित्र दे रखा था, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे क्रमशः, तो देखिए सबसे पहले तो फिगर देखिए जो एग्जाम में दे रखा था फिगर, देखिए यहाँ पे फिगर बनाने का ऑप्शन हमको नहीं पता कैसे बनता है, तो इस तरह से एक प्रिज्म दिया था, यहाँ से इसको ए और इसको बी बोला था, इधर से रे जा रहा है, यहाँ से रे जा रहा है और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी दे रखा था। तो इंसिडेंट रे कौन सा हो जाएगा, ए और बी इंसिडेंट रे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रे कौन सा हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, ए और बी इंसिडेंट रे और सी और डी रिफ्लेक्शन रे, यही तो दिया गया था, एकदम ईजी क्वेश्चन था। साइक्लोहेक्सन, साइक्लोहेक्सन में डैश सीसी बंध और डैश सीएच बंध होते हैं, इसका कुल इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजक बंध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को साइक्लोहेक्सन अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप लोग इसको इजी से बना देंगे। तो साइक्लोहेक्सन होता कैसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और ये दो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तब ना चार चार होगा पूरा, ये एच है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस तरह से सब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप जरा जोड़ के बताइए सी कितना है, यानी कि सी और सी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है, तो 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, सी मेरे पास कितना है 6, तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, दोनों ही अभी से मान के चलिए। अब देखते हैं सी और एच का क्या है, तो सी के साथ एच कितना में लगा हुआ, तो 1 2 सब में 2 2 लगा है, तो 6 दूनी 12, सिंपल सा, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ तो 10 दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। और सबका कॉम्बिनेशन देख लो, 6 और 12 और 6 18, बी नंबर का हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो सकता है इस बार आप लोगों को ऐसा होगा साइक्लोहेक्सन ना दे के हेक्सिन दे दिया जाए, तो साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर देख लो, साइक्लोहेक्सिन का कैसे बनेगा, तो कहीं पे भी एक जगह पे डबल बॉन्ड कर देना। अब डबल बॉन्ड करेगा तो यहाँ तो 2 2 हाइड्रोजन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 का कॉम्बिनेशन चलता है ना, 4 का बॉन्ड का, तो यहाँ पे 1 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल देंगे और हेक्साइन बोल देगा तो उस तरह से आप लोग एक कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव पोल और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले तो गोलीय दर्पण कोई से बना लो, हम अवतल दर्पण बना दिए, ठीक है। ये होता पोल, यहाँ जो होता है ना ये जो यहाँ पे टच करता है ये होता पोल। तो बोला गया है कि पोल और वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में होता फोकस दूरी और फोकस अलग होता है। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो जो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उतना ही डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच के, यानी कि ये भी एफ हो जाएगा, एफ 2f, ठीक है। वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर किस कारण से प्रेरित किया, तो इसमें तीनों ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों यानी कि सेलों की कुल संख्या कितनी है। सेलों की कुल संख्या, ये रहा एटम ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। अब इसके चारों ओर जो बना जाता है सेल, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, KLMN, ये सेलों के में चलता है, ये से इस तरह चलता है KLMN, ठीक है। तो अब बोला गया है कार्बन में, तो कार्बन को निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है, कार्बन का 6 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग इसको लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, 2 और 4, ये हो गया K सेल और ये हो गया L सेल, इसमें कितना सेल हो जाएगा, 2 सेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग सोडियम का देखते हैं, सोडियम का कितना होता है, 11, ठीक है। तो इसका कितना हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो क्या होगा, 2 8 10 10 और 1 11, 3 बनता है, इस तरह से बनता है। 2 8 8 18 18 32 32 इस तरह से चलता है ना। तो 2 8 1 तो 2 8 1 KLM ये कितना हो जाएगा, इसका सेलों की संख्या 3 हो जाएगा। अगर इसी तरह हम लोग कैल्शियम का लेते हैं तो हम लोग तीनों बता के दिखा दे रहे हैं, कैल्शियम का लेते हो तो कितना हो जाएगा इसका 20 होता है। तो 2 8 10 8 18 18 और 2 20 2 8 8, ठीक है, इस तरह चलता है। तो इसमें कितना हो जाएगा KLMN ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का भी देख लिए, 3 का भी देख लिए, 4 का भी देख लिए, इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी प्रक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करता है, यानी कि जो डिजॉल्व नहीं होता पानी में पूरी तरह से, जैसे कि हम लोग चीनी को घोल देते हैं। अब चीनी को घोल दिए तो अब चीनी और पानी पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ गया, ठीक है। तो इसको उसको पूरी तरह से वो घुल जाता है। लेकिन अविलय जो विलय नहीं होता, जैसे मिट्टी को पानी में घोलो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसी को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि प्रिसिपिटेशन, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र, अब यहाँ पे भी एक चित्र दिया था, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की गई व्याख्या करता है, ठीक है। आलू के रस में आयोडीन मिलाने पर नीला काला बन जाता है। देखिए ये क्या था ना, कुछ नहीं था, एक नॉर्मल सा फिगर दे रखा था, इस तरह से एक बीकर दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आलू का रस यानी कि पोटैटो जूस यहाँ पे भरा हुआ था और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आयोडीन को गिरा रहा था, ठीक है। तो पूछा गया था कि ये जो होगा इसका कलर जो चेंज होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है, चेंज हो जाता है किसमें, नीला काला में, क्यों होता है ये पूछा गया था। तो हम लोग को पता है, देखिएगा आप लोग, पहले जो होता है ना आयोडीन का हम लोग घर में लाते थे, कहीं पे जल जाता था या फिर कुछ होता तो उसको लगाने के लिए, तो उसमें क्या था, ब्लू कलर का होता है आयोडीन। तो जब इसको डाला जाता तो ब्लू काला कर देता, कब, जब उसमें क्या होता है, स्टार्च की मात्रा जब उसमें पाया जाता है। तो आलू में स्टार्च होता है, आप लोग को पता होगा। तो जब आलू के रस में स्टार्च होता है और आयोडीन नीले काला कर देता है, क्यों, क्योंकि उससे पता लगाया जाता है कि उसमें स्टार्च की मात्रा है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये तो हम लोग पता चल गया कि स्टार्च को कैसे हम लोग पता लगाएंगे। इसके साथ ही अब की बार जो पूछने का चांसेस है, तो देखिए ये सारा का सारा जितने भी हम लोग डेटा दे रहे हैं ना, सारा एनसीईआरटी का है, कहीं से भी इधर उधर से नहीं है। आप लोग एकदम बिल्कुल इसको कर लीजिए, क्योंकि डिट्टो ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला एनसीईआरटी उठाइए 9 10 का और देखिए पूरा डिट्टो सेम टू सेम इसी तरह है, पिक्चर भी उठा के डाल दिया है। चलिए, बेनेडिक्ट घोल, इसकी किसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए होता है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को हम लोग जांच करेंगे तो उसके लिए बेनेडिक्ट घोल को करते हैं। प्रोटीन की उपस्थिति की पहचान के लिए अभिकर्म का उपयोग किया जाता है, किसका, तो वायु रेट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जब किसी पत्ते को उबालकर उसमें आयोडीन डाली जाती है और नीला काला हो जाता है, तो यह किसकी उपस्थिति है, स्टार्च, ठीक है। श्वसन के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वसा की पहचान किस अभिकर्मक द्वारा किया जाता है, तो अल्कोहल में घोलकर और पानी डालकर इमल्सन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। पत्ती को पहले शराब में उबालकर फिर आयोडीन टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे जो क्लोरोफिल जो होता है ना, उसको हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की उपस्थिति पर प्रदूषक का सूचक है, ठीक है। क्या बोला है, किस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ई कोलाई। और इससे क्या, कौन सा जल प्रदूषक, तो इससे पता चलता है कि उस जल में, उस पानी में मल की मात्रा है, यानी कि ये जो है ना ई कोलाई, ये मल में होता है, ठीक है। और उसी से पता चलता है कि इसमें जो पानी है वो मलयुक्त है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। गुर्दे यानी कि किडनी में मूत्र के निर्माण में शामिल 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो फिल्टर होता है, ब्लड का फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन होता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है,
यानी कि निष्कासन होता है। ये इजी था, आराम से आप लोग जो किडनी पढ़े होंगे तो ये तो पहले ही दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था और बहुत लड़का इसमें फंसा था, बहुत गलत मार्क आया था। ठीक है, देखा यहाँ पे क्या, परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो परमाणुओं की संख्या अगर हम लोग इस तरह से अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा होता है आर्गन में। आर्गन में कितना होता है, 18 परमाणुओं की संख्या। लेकिन आंसर में आप तो दिया हुआ है सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 16। ठीक है, लेकिन ये हुआ क्यों, देखिए यहाँ पे पूछा गया आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम किस में होती है। आणविक रूप से यानी कि अणु के जो बंधन होता है ना उसके साथ, जैसे कि देखिए ये जो आर्गन है, आर्गन और नियॉन ये होता है, आर्गन और नियॉन ये होता है कौन सा ग्रुप में, सबसे 8 ग्रुप जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस। ठीक है, उसमें वो तो फुलफिल ऑलरेडी होता है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से आर्गन को हम लोग AR लिख सकते हैं और नियॉन को यानी लिख सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप में, यानी कि इसमें कितना होगा, सिर्फ एक एटम होगा, एक एटम आर्गन में भी और नियॉन में भी। ये तो दोनों खत्म हो गया, ये दोनों तो होगा नहीं। फॉस्फोरस में P4 के फॉर्म में होता है, हमेशा ये P4 के फॉर्म में ही लिखते हैं हम लोग, P से लिख देते, लेकिन ये हमेशा P4 के, यानी कि इसमें 4 P होता है, P, ये 4 P होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एटम की संख्या कितनी हो जाएगा, 4 अणुओं के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। जबकि इसी तरह से जब हम लोग सल्फर में आते हैं तो S8 होता है, सल्फर का S8 के फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें सल्फर 8 है, यानी कि 8 इसमें परमाणु होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, 8 परमाणु किसमें हो जाएगा, सल्फर। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें पूछा गया था, ये पूरा यहाँ पे इसका कहानी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों की लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के संबंध में दिखाता है, कौन सा होता है, तो इसका स्तन ग्रंथियों का वृद्धि होना इसमें हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल से पूछा था, एक वस्तु अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पे ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि यू हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट तरफ है, तो ये -25 सेंटीमीटर, और भी बराबर कितना हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। अब इसको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो u बराबर -25 और v बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालने क्या बोला है, मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है v/u। ठीक है, तो यही तो होता है, देखिए यही वाला लिखा। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना था, तो +30 था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, -25 था, दोनों को कर दो, काटा पीटी करेगा तो ये आ जाएगा। देखिए अब GK/GS का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, संगाई हिरन निम्न में से किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाली स्थानीय प्रजाति है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मानसिव राव पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थानों में से एक है, कहाँ पे है ये, कहाँ पे है, तो खांसी की पहाड़ियाँ में। खांसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, कमेंट जरूर कीजिएगा। खांसी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पे है आप लोग बताइएगा। ठीक है, किस राज्य में है। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रकलन यानी कि गणना किसके द्वारा किया गया था, आप लोग को मालूम होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और जब ये प्रथम जो गणना किया था राष्ट्रीय आय का, तो उस वक्त प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना था, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जो पढ़ेगा वो जरूर बताएगा। अनुच्छेद 279A भारतीय संविधान की किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो आप लोग को पता होगा 279 अनुच्छेद ए जो है 279A वो GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंधित था। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा
का फुल फॉर्म क्या है? तो कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट, ठीक है। और ये कब पारित हुआ था? तो 1986 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक, ये तो इतना बार पूछा है ना, ये कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये तो हो जाएगा आपका 4 का ए, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आप लोग बताएं, ये तो मौलिक कर्तव्य हो गया। मौलिक अधिकार हम लोग का कितना है? अभी जो हम लोग के पास है मौलिक अधिकार कितना है, ठीक है। और ये किस भाग में, मौलिक अधिकार किस भाग में रखा गया है, आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? ये क्वेश्चन इस बार या पिछले बार पूछा गया है। ऐसे तो पूछते रहता है, लेकिन ये हाल फिलहाल ही पूछा गया, पारसी से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? मुंबई में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम इंडियन म्यूजियम एक्ट पारित किया गया था? और 1910 में किया गया था। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो कौन सा सहायक हो सकता है? तो समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। इसी को बोला जाता है सीढ़ी नुमा खेती। क्या बोला जाता है? सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है। दोनों में से या तो ऑप्शन में ये दे दे या तो ये दे दे, दोनों में से कोई भी देगा, आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। ये होता क्यों? मृदा अपरदन जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र तो ऐसे होता है ढलान टाइप का, अब इसी में खेती क्या करना, अब ये पहाड़ है तो खेती करना, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताते हैं, ये सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह जैसे सीढ़ी होता है ना, इस तरह से, अब फिर से इस तरह से बनाया जाता है। तो और इसका जो जब भी जुताई होता है ना, तो ऐसे नहीं जोता जाता है, इसको हमेशा ऐसे जोता जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ताकि जब भी पानी यहाँ से फ्लो होके आएगा, तो जब इस तरह से नाला बना हुआ, नाला टाइप का बना रहा, तो यहाँ पे पानी आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस तरह क्या होगा ना, जो मृदा होता है, जो मिट्टी होता है, बह के जाएगा नहीं, इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। अगर इस तरह से हम लोग जुताई कर देते हैं, तो यहाँ से नाला तो इस तरह से बनेगा, जब जुताई करते तो यहाँ से पूरा मिट्टी को काट के ले जाएगा। चलिए आगे देखिए, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? तो देखिए, जिस समय किया गया था उस समय 1/3 किया था, ठीक है, यानी कि 33%, 1/3 33% था। अभी जो है वर्तमान में 50% बहुत सारा राज्यों में कर दिया गया है, ठीक है। और ये कब था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। अभी तो बहुत सारे राज्यों में 50% भी कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, राज्य और भाषा को दिखाया गया है, उसमें सुमेलित जो नहीं उसको बोला। तो मेघालय का खासी होता है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु होता है, केरल का मलयालम होता है, और कन्नड़ जो होता है ना, ये कन्नड़ किसका होता है? ये होता है कर्नाटक का होता है। और मणिपुर का मैतेई होता है, मैतेई, यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दिया है, मैतेई, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। ये 13 था, बाकी जो 7 क्वेश्चन पूछा गया था इससे ये था आप लोग का करंट अफेयर से, ठीक है। तो उस समय का करंट अफेयर 21, 22, 19 का पूछेगा, तो उससे अभी तो कोई लेना देना नहीं उसका, ठीक है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।